नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये रेगिस्तान है? कौन कहेगा गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है? इन तस्वीरों को देखकर तो सब यही कहेंगे, ये तो बर्फिस्तान है, जहाँ जमीन पर बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। रेगिस्तान को बर्फिस्तान बनाने वाली ये तस्वीरें पोखरण की है। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके बाद से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई है। पोखरण इलाके के छाया, टोटा, अजासर, बोड़ाना जैसे गांव के बाहर के इलाकों में जमीन पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। ओलावृष्टि के चलते कई जगह फसलों को भी नुकसान हुआ, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। साथ ही कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते जमीन पर बर्फ की चादर जमी दिखाई दे रही है। मंडी में अनार लेकर आए किसानों ने सोचा था इन्हें बेचकर उनकी सोई किस्मत पलट जाएगी, लेकिन इन अनारों की जो कीमत मिल रही है, या फिर ये कहें कि मंडी में इन किसानों से जिस तरह औने पौने दाम में अनार खरीदे जा रहे हैं, उससे इन किसानों की कमर टूट रही है। अनार मंडी की ये तस्वीरें जालोर की हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर जालोर में पिछले कुछ सालों से मॉडर्न तरीके से किसान अनार की खेती कर रहे हैं। 1 एकड़ की खेती में वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फसल तैयार होने के बाद जब वो मंडी में इसे बेचने पहुंच रहे हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। किसानों का कहना है कि जो अनार बाहर 150 रुपए किलो बिक रहा है, वही अनार उनसे यहाँ 40 रुपए किलो के भाव पर खरीदा जा रहा है। सवाई माधोपुर में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर रणथंभौर नेशनल पार्क में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रणथंभौर में एक पारी में लगभग 1300 से 1400 सैलानी पार्क सफारी पर जा रहे हैं। इतने पर्यटकों को जंगल सफारी पर ले जाने के लिए हर पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क प्रशासन को 130 से ज्यादा पर्यटक वाहन भेजने पड़ रहे हैं। रणथंभौर आने वाले पर्यटक बाघ देखने के लिए यहाँ पूरा दिन गुजार रहे हैं। सैलानियों की भारी संख्या की वजह से रणथंभौर के आसपास स्थित लगभग सभी होटलें फुल हो गई हैं। यहाँ पर करीब 150 से 200 के बीच छोटी बड़ी होटलें हैं, जिनमें करीब 3000 कमरे हैं, जो इन दिनों फुल हैं। बताया जा रहा है कि 2 जनवरी तक सभी होटलें पूरी तरह से बुक हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर अब कमरे नहीं मिल पा रहे। नए साल का जश्न मनाने के लिए जैसलमेर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच इन दिनों राजस्थान की वेशभूषा से प्यार देखते ही बन रहा है। हाल ये है कि जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर की यात्रा को यादगार बनाने के लिए पर्यटक राजस्थानी वेशभूषा में अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक तरफ पुरुष पर्यटक जहां सिर पर साफा, हाथ में लाठी और गले में राजस्थानी आभूषण पहनकर गड़ीसर सरोवर के झरोखों पर फोटो खिंचवा रहे हैं, वहीं महिलाएं भी सिर पर घड़ा, पांव में पायल, हाथों में भारी राजस्थानी कंगन, सिर पर टिक्का और भारी भरकम आभूषणों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं। राजस्थान आए हैं और कुछ यादें ताजा करनी है। गड़ीसर लेक आए हैं और घूम रहे हैं। कल सैमसंग डून भी घूम के आए और मेमोरीज बनाने के लिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं। राजस्थानी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
उत्तर प्रदेश के आगरा में कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दो गुटों में मारपीट हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम किया गया, जिसका थीम कांग्रेस का नया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ था। लेकिन कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया। इसके बाद तो मीडिया के सामने ही कुर्सी तोड़ मारपीट शुरू हुई, तो कुछ नेता बीच बचाव के लिए आगे आए, जो पार्टी की छवि का वास्ता देकर हंगामा करने वालों को रोकने लगे। हालांकि इस हंगामे से पहले महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की नेता और अभिनेत्री काम्या पंजाबी वहां मौजूद महिलाओं में जोश भरती नजर आई। जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ूंगी, जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। महिलाओं की सभा के लिए मंच पर केवल महिला नेताओं को जगह मिली, जिसे देखकर वहां मौजूद महिलाएं उत्साहित नजर आईं। बिहार के सरसा में जमीन विवाद की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये विवाद सालों से चले आ रहे कांग्रेस के सेवा सदन से जुड़ी जमीन का बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस के स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और मीटिंग के दौरान ही दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। 2 दिन पहले हुए इस बवाल का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिसे कुर्सी मिली उसने कुर्सी उठाई और जिसे डंडा मिला उसने डंडा उठा लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। वीडियो देखकर लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झगड़ा करने आए लोग मीटिंग नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने न केवल झगड़ा किया, बल्कि कुर्सियां लेकर भागने की भी ट्रिक आजमाई। जो कुर्सियां लेकर भाग गए उसे लेकर भाग गए और जो नहीं ले जा पाए उन्हें तोड़ने लगे। गुस्से में पागल नजर आ रहे इन लोगों ने बांस बल्लियों से बने कांग्रेस सेवा सदन तक को नहीं छोड़ा। झगड़े में कई लोग घायल भी हुए और दोनों पक्षों की ओर से पुलिस से शिकायत की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तार के काम में बाधा बन रहे 17 मकानों को प्रशासन की टीम ने विरोध के बीच ढहा दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई से करीब महीने भर पहले ही वहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया था, जिसके बावजूद वे वहां से शिफ्ट नहीं हुए और जब जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि मकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीनें भी ले जाई गयी, जिनके जरिए कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन उसका विरोध भी साथ साथ चलता रहा। जिन मकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें 12 के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और 5 मकानों को तो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम के साथ वहां पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि अगर हंगामा हो तो हालात को संभाला जा सके। पूरा मकान गया, हमारा कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। हमें कुछ तो दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम 15 इंसान इस घर के अंदर रहते हैं, ये बड़े छोटे सभी बहू बेटा सब बच्चे सभी, किसको लेके कहाँ जाए हम। 17 मकान जो है कि 5 मकान पूर्ण रूप से और 12 मकान जो है आंशिक रूप से रोड अलाइनमेंट में आ रहे थे। अभी उन्हीं को हटाने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल रखी, जिसके तहत विमान में आग लगने के हालात में उससे निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये देखना रहा कि अगर असल में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए सुधार की गुंजाइश कहां है। और यही वजह रही कि एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भर रहे एक विमान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। उसे बुझाने के लिए राहत बचाव दल के लोग उसकी तरफ भागे। दूर से ही विमान से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी, जिन्हें वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने पानी डालकर बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन लोगों ने न केवल आग को बुझाने में अपनी ताकत झोंकी, बल्कि एयरपोर्ट के उस हिस्से को भी सील कर दिया। उनको चेक करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं और जो हमारा फायर क्रू रहता है उसका स्किल भी चेक होता है इससे। हादसे का शिकार हुए विमान में सवार घायल यात्रियों को भी वहां से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके लिए वहां डॉक्टर, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की व्यवस्था बिना वक्त गंवाए की गई। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओलों की बरसात हो गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जिन जिलों में सबसे ज्यादा ओले गिरे उनमें कवर्धा भी शामिल है, जहां ओले पत्थर बनकर ऐसे बरसे कि उनके वार से बचने के लिए सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।
जब ये ओले सड़कों पर बिछ गए तो गाड़ियों का चलना दुश्वार हो गया। पहिए फिसलने लगे, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सी थम गई। हालांकि संभल कर कई लोग अपनी गाड़ियों को बर्फ जमी सड़कों से गुजारने लगे। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में सड़कों के किनारे और खेतों में बर्फ की मोटी परत बिछ गई। बताया गया कि फसलों पर पड़ी ओलों की मार से किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां वन विभाग की बीते 6 दिनों से चकमा दे रहा एक बाघ आखिरकार पकड़ में आ गया। बताया गया कि ये बाघ बचने के लिए नदी के पास मौजूद घने जंगल में जाकर छिप गया था, जिसकी लोकेशन मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो वे चकमा देकर भाग निकला। कुछ देर तक वो इसी तरह जंगल में वन विभाग की टीम को छकाता रहा। इसके बाद उन लोगों ने काबू पाने के लिए पहले बाघ को उकसाया और फिर उस पर नशीली दवाई की गोली दागी, जिससे वो बेहोश हो गया। बाघ के शांत पड़ते ही टीम वहां पहुंची और उसे बड़ी सावधानी से जाल में बंद किया। इसके बाद उस जाल को नाव में बांधकर वो लोग वहां से निकल गए। बताया गया कि इस दौरान एक आदमी को चोट भी आई। हालांकि बाघ को वन विभाग का अमला आबादी वाले इलाके से दूर जंगलों में छोड़ आया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है, जहां के जंगलों और नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा बाघ हैं और उन्हीं में से एक बाघ दक्षिण 24 परगना जिले के सबसे बड़े टापू कुलतली के रिहायशी इलाकों में आ गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नई तकनीक से लैस ब्लैक पैंथर वाहनों को पुलिस बल में शामिल कर लिया गया है। ऑपरेशंस कमांड व्हीकल्स के अपग्रेडेड वर्जन ब्लैक पैंथर सीसीटीवी कैमरे, पीजेड कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैश लाइट, उन्नत चिकित्सा किट, पावर बैकअप से लैस है। खास बात यह है कि पुलिस ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। हाल ही में नरगोटा मुठभेड़ के दौरान ये व्हीकल आतंकवादियों को बेअसर करने में बेहद उपयोगी साबित हुए थे। उनको मॉडिफाई करके अपग्रेड करके उनमें बहुत सारी चीजें एडिशनल लगाई गई हैं, जो किसी भी इनकाउंटर या ऑपरेशन की साइट के ऊपर इस गाड़ी को जब लेके जाएं तो ना सिर्फ ऑपरेशनल यूटिलिटी इसकी बनी रहे, बल्कि ओवरऑल जो ऑपरेशन की कमांड के लिए जो सीनियर अफसर या बाकी लोग वहां पर मौजूद हों, पूरे इलाके का जायजा ले सकें, पूरे इलाके को कैमरों की मदद से वो पूरा व्यू कर सके, देखें और फिर फैसला कर सके कि ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बिरमा नदी पर 2 बैली पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से लोकार्पण कर दिया है। पुराने जम्मू कश्मीर हाईवे पर बने सीमेंट पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद बीआरओ ने बिरमा नदी पर 282.40 लाख की लागत से इन दोनों बैली पुलों का निर्माण किया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के साथ साथ ये पुल सेना के लिए भी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में 24 पुलों और 3 सड़क प्रोजेक्टों का जो वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन उद्घाटन किया था, उसमें से 9 पुल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और 5 लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हैं। फिर उसके बाद लोगों ने 15 से 20 किलोमीटर दूर से मेन हाईवे में 4 लेन में आता था, वो अवॉइड करने के लिए हमने ये साइड चूज करके सिंगल लेन के लिए इमीडिएटली 1.5 मंथ के अंदर हम फर्स्ट ब्रिज बनाया। उसमें बहुत साइड ट्रैफिक जा रहा था। उसके बाद ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हमने सेकेंड ब्रिज 2 वे ट्रैफिक के लिए एक साइड में जा रहा है, एक साइड में आ रहा है, बिरान 1 बिरान 2 ब्रिज बनाया। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में क्याकाइंग करने वालों का मेला लगा हो। गुजरात के पोरबंदर के समुद्र तट क्याकाइंग करने वालों के लिए ये मौका खास था, क्योंकि यहाँ के 8 दिव्यांग बच्चे क्याकाइंग एडवेंचर बोट के जरिए गिर सोमनाथ की यात्रा पर निकले थे। खास बात यह है कि ये सभी 8 दिव्यांग बच्चे 4 दिनों के इस एडवेंचर सफर में करीब 70 नॉटिकल मील का सफर तय करेंगे और समंदर में विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करेंगे। खास बात ये भी है कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वे भी समंदर में इस तरह की बोट पर जाने से डरते हैं। ऐसे में वडोदरा के दिव्यांग तैराक समुद्र में 70 नॉटिकल मील का सफर तय करने निकल पड़े हैं। अपने 4 दिनों के सफर में पोरबंदर से सोमनाथ तक ये 8 बच्चे रोजाना 15 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगे। ये सफर बेहद खतरनाक है, लिहाजा इन दिनों सुरक्षा के लिए स्थानीय मछुआरे और मरीन पुलिस भी इनके साथ मौजूद है।
आपको बता दें, क्या कहेंगे एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, जिसे क्या कहते हैं, उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार आने में अभी कई दिन बचे हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में पतंगों के बाजार सजने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार पतंग 30% तक महंगी मिल रही है। पतंगों की बढ़ी कीमतों को लेकर पतंग विक्रेताओं का कहना है कि अधिक बारिश से बांस की फसल को नुकसान हुआ, कागज के दाम बढ़ने, श्रमिकों की कमी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से पतंग के दाम बढ़े हैं। हालांकि पतंग बेचने वालों का कहना है कि पतंगों की बढ़ी कीमतों के बाद भी इस बार उन्हें उम्मीद है कि उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। खास बजाय रॉ मटेरियल्स की बढ़ोतरी है। कागज, वो कमान टड्डा जो उसको कामड़ी बोलती है न, उसका भाव बढ़ गया है, इसलिए उसमें 20-25% की बढ़ोतरी है। धागे में किस प्रकार? धागे में मिल वाले ने 20 से 25% बढ़ाया है पहले से। माल की शॉर्टेज है, अभी धागा भी मिलता नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है मिल वाले का। इस बार कितना बिजनेस होने की शक्यता है? 60-70% होगा बिजनेस। यूपी बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के खटीमा के सुरई रेंज के घने जंगल के बीच क्रोकोडाइल इको पार्क का काम पूरा हो चुका है। 2 किलोमीटर के दायरे में बने इस पार्क में 100 से ज्यादा मगरमच्छों को रखा गया है, जिनको देखने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन भी बढ़ेगा, सभी रोजगार मिलेगा और लोगों को क्रोकोडाइल सफारी का भी आनंद लेंगे लोग। ये पर्यटन की दृष्टि से और अच्छा। वन विभाग इस क्रोकोडाइल इको पार्क के उद्घाटन को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग का कहना है कि सीएम धामी जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। आ रहे हैं और लोगों को मगरमच्छ दिख रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे ट्रायल जो हमने खोला हुआ है तो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। खटीमा के इस सुरई रेंज में बने क्रोकोडाइल इको पार्क में मगरमच्छों का दीदार कर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। साथ ही रामनगर कॉर्बेट पार्क न आ पाने वालों के लिए इसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं। ये वन विभाग की बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है यहाँ पे। जो सुरई रेंज में एक तो एक क्रोकोडाइल पार्क है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए काफी जरूरी भी है। उत्तराखंड सरकार ने नए साल के मौके पर होने वाली पार्टियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही होटल पब में कोविड नियमों के पालन होने पर ही एंट्री हो सकेगी। बिना होटल बुकिंग के मसूरी और देहरादून में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 व्हीलर में आने वालों को भी होटल बुकिंग दिखानी होगी। ये नियम 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक लागू रहेगा। भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर्स हैं हमारे आशा रोडी वहाँ पे और कुलान, वहाँ पे लगातार टेस्टिंग हो रही है और जो लोग 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट ले आ रहे हैं और जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है उन्हीं लोगों को हम लोग फिलहाल अलाउ कर रहे हैं। वहीं देहरादून के होटल बिजनेस से जुड़े लोग अब भी असमंजस में हैं कि पार्टी रखें या ना रखें। कई जगह तो होटल बुकिंग कोरोना को देखते हुए कैंसिल हो गई है। भले ही अधिकारी सख्ती की लाख बातें कहें, लेकिन न तो नियमों का पालन ठीक से हो रहा है और न ही कोविड गाइडलाइन मानी जा रही है। फिर चाहे नया साल हो या दूसरे त्योहार पर पाबंदियां। ओमिक्रॉन आ गया है। असल जिंदगी की कहानी को मंच पे उतारना ही रंगमंच है और जब 2 साल बाद उत्तराखंड के नैनीताल के कलाकारों ने रंगमंच पर वापसी की तो उनकी एक्टिंग देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ रंगमंच के कलाकारों ने पहाड़ की लोक गाथा राजूला मालूशाही की अमर प्रेम कहानी को मंच पर प्रस्तुत किया और नाटक में 2 संस्कृतियों के मिलन के साथ लखनपुर बैराज के राजकुमार मालूशाही और भोट की कन्या राजूला की प्रेम कहानी को बखूबी गढ़ा। इसके साथ ही हरिसुमन बिष्ट की नाट्य पर आधारित ख्वाब एक उड़ता परिंदा पर आधारित नाटक में भी कलाकारों ने जान डाल दी। क्योंकि एकदम से ब्रेक आ गया था, कहीं ना कहीं लोग देखने नहीं आते थे, हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे और प्ले एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने किया जाता है। ये हम अगर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का उतना मज़ा मुझे नहीं लगता है जितना कि स्टेज पे लोगों के सामने करने में है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि हमें आज करने का मौका मिला है। खास बात यह है कि नैनीताल के रंगमंच ने हिंदी सिनेमा को कई कलाकार दिए हैं, जिनमें ललित तिवारी, निर्मल पांडे, सुनीता रजवार, इदरीश मलिक और सुमन वैद्य शामिल हैं। यूपी के वाराणसी में चल रहे काशी फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।
हेमा मालिनी ने यहाँ शिव और दुर्गा पर आधारित नृत्य नाटिका और महिषासुर मर्दिनी की शानदार प्रस्तुति दी। खास बात यह है कि इस दौरान पूरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हर हर महादेव से गूंज उठा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के अलावा इस महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी का तड़का लगाया। बम बम बोल रहा है काशी के गाने से उन्होंने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और झूमते हुए दर्शकों के बीच पहुंच गए। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव के लिए काशी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। दक्षिण भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे 450 शरणार्थियों को एक एनजीओ की मदद से बचा लिया गया। इसके लिए 5 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें कोस्ट गार्ड की कई टीमें रबर से बनी नाव लेकर समंदर में उतरी। हवा से भरी इन नाव में शरणार्थियों के जत्थे बिठाए गए और उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई गई। इसके बाद समंदर की लहरों से जूझती ये नाव वहां मौजूद बड़े जहाज तक पहुंची, जिसमें एक एक कर उन्हें बड़ी सावधानी से चढ़ाया गया। ऐसी कई नाव एक के बाद एक जहाज तक पहुंची, जिनमें शरणार्थी लदे नजर आए, जिनके लिए जहाज के अंदर व्यवस्था भी की गई थी। वहां उनके लिए टेंट लगाया गया और उन्हें कंबल दिए गए ताकि वे ठिठुरन से बच सकें। अमेरिका के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस बर्फबारी की वजह से कई इलाके बर्फ में जमे नजर आए। सबसे खराब हालात दिखे सिएटल के, जहां इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर ही ठप पड़ गया। वहां के हवाई अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रनवे ही नहीं हवाई जहाजों पर भी बर्फ जमा दिखा। विमान उड़ान भर सके, इसके लिए काफी कोशिशें भी की गई, लेकिन बर्फीले तूफान के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसका असर यात्रियों पर भी दिखा और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर ही लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यही हाल कैलिफोर्निया में भी नजर आया। वहां अमूमन गर्म रहने वाले इलाके में भी इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ ठहर गया। जबरदस्त बर्फीले तूफान ने वहां की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। लोगों के लिए आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि उन्हें आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।